हेलो एवरीवन। तो आज का जो लेक्चर है हमारा छठा लेक्चर जो कन्वेक्स मिरर पे है और कन्वेक्स मिरर द्वारा जो रे डायग्राम है या इमेज फॉर्मेशन। तो इससे पहले पांचवा लेक्चर पढ़े थे हम लोग, ठीक है। तो ये जो लेक्चर है हमारा तो ये छठा लेक्चर है। तो छठे लेक्चर में हम लोग रे डायग्राम पढ़ने वाले हैं और रे डायग्राम के जो रूल हैं उस रूल के बाद इससे इमेज फॉर्मेशन पढ़ने वाले हैं, जो कि पांचवें लेक्चर में पढ़े। बट मिरर का डिफरेंस, वहाँ जो मिरर पढ़े हम लोग वो कनकेव मिरर था और यहाँ जो पढ़ने वाले हैं वो हमारा कन्वेक्स मिरर है। कौन सा मिरर है? कन्वेक्स मिरर है। तो हम देखते हैं एक एक करके रूल देखते हैं कन्वेक्स मिरर में किस प्रकार से रे डायग्राम का फॉर्मेशन। वैसे तो सिमिलर है बट फिर भी जानना जरूरी है, तो इस रूल को जानते हैं और उसके बाद हम लोग इमेज फॉर्मेशन को भी देखेंगे इसी लेक्चर में। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लेक्चर को बढ़ाते आगे पहला पॉइंट देखते हैं। तो जो पहला पॉइंट है हमारा वो कह रहा उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस से अपसरित होती प्रतीत होगी। ये हमारा छठा लेक्चर। इसमें क्या कह रहा है? पहला पॉइंट जिसको हम डायग्राम से बता रहे, पहला क्या कह रहा है? जो उत्तल दर्पण। तो सबसे पहले उत्तल दर्पण का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो ये हमारा उत्तल दर्पण हो गया, जिसका ये कैप वाला जो हिस्सा है वो साइडेड होता है। दिख रहा है सबको? ये वाला हिस्सा साइडेड है, ठीक है। और इसमें जो पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल तो दर्पण का सेंटर होगा, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के बिहाइंड पीछे होता है। क्यों पीछे होता है? तो अभी कंप्लीट स्फेरिकल फॉर्मेशन के बाद बताते हैं। तो ये हमारा हो गया मेन एक्सिस, मुख्य अक्ष, जो पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर होकर गुजरता है। तो ये हमारा मेन एक्सिस है, प्रिंसिपल अक्ष, फोकस है। तो अब हम देखते हैं कि इसमें रे डायग्राम का जो रूल कह रहा है और एक्चुअल में इसमें फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर हम क्यों इसके मिरर के पीछे ले रहे हैं। इससे पहले वाले में हम क्या किए थे? मिरर के आगे लिए थे पोल और फोकस को। फोकस, पोल तो मिरर पे था, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर को पहले लिए थे। अगर हम इसको एक स्फेयर बनाकर देखें तो स्फेयर का उस समय जो दर्पण का हिस्सा कलर्ड था वो ये वाला हिस्सा कलर्ड था। अब ये वाला हिस्सा जब कलर्ड था तो इस कलर्ड वाले हिस्से में क्या था कि हम पढ़े थे इसमें कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? जिस स्फेयर का वो पार्ट होता है उसी स्फेयर का जो सेंटर होता है वो इस मिरर का सेंटर होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। इसी का जो रेडियस होता है इस स्फेयर का, वही इस दर्पण का रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। तो इसमें हम देख रहे इस दर्पण का जब हम बात करते हैं, इसका ये एरिया कलर जो अवतल है कनकेव वाला, इसमें सेंटर इधर की ओर है और फोकस भी इधर की ओर होगा, पोल यहाँ। बट अगर हम इस कन्वेक्स वाले का बात करें, अगर हम इसके इस हिस्से को कलर करते हैं तो ये क्या होता है? कन्वेक्स बनता है हमारा। जब ये हमारा कन्वेक्स बनता है तो कन्वेक्स में क्या होता है कि ऐसा हमारा फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाता है। इसमें फोकस को हम इधर ना रखकर कहाँ रख लेते हैं? इसमें इधर फोकस रख लेते हैं। ये तो इस दर्पण का फोकस है, इस दर्पण का फोकस ये हो गया और पोल ये हो जाता है। और ये हिस्सा अगर हम हाफ काट के देखें तो ये हमारा कौन सा दर्पण दिखता है? ये हमारा हो जाता है कन्वेक्स वाला, ठीक है। तो क्लियर हो गया। कन्वेक्स में जो है एफ और सी को बिहाइंड मिरर लिया गया, कहाँ से लिया गया उस टर्म को भी हम यहाँ क्लियर कर लिए। तो हम देखते हैं जो कहा गया है पहले रूल में, उस रूल को समझते हैं। तो पहले रूल में कहा गया कि उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, तो उत्तल दर्पण ये है, मुख्य अक्ष हमारा ये है, ये मेन एक्सिस है। तो ये मेन एक्सिस के क्या कहा रहा है? समांतर। तो समांतर कोई रे हम ले रहे हैं, तो समांतर एक रे को लिए हम। तो जो समांतर रे आता है, जैसे कि ये रे हम जो ले रहे हैं वो समांतर आ रहा है किसके? ये मुख्य अक्ष के। तो प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात, यानी कि जो समांतर प्रकाश किरण आया जो कि ये है, वो परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के बाद क्या होता है? दर्पण के मुख्य फोकस से अपसरित होती प्रतीत होती है। रियल में तो अपसरित नहीं हो रही है, यानी कि पास नहीं हो रही, लेकिन प्रतीत होती है। कहने का मतलब यहाँ पर जो मुख्य फोकस है वो तो टकराने के बाद इधर की ओर लौट जाएगा परावर्तन के बाद, क्योंकि ये हमारा दर्पण है और दर्पण से टकराने के बाद परावर्तन के बाद ये रे इधर की ओर जाएगी। लेकिन अगर इसका इमेज बनाया जाए, आगे की ओर इंक्रीज किया जाए, तो ये फोकस पे आके मीट होगा। तो यही हमारा पहला रूल है।
यही हमारा पहला रूल है इमेज रे डायग्राम का उत्तल दर्पण द्वारा, कि जो रे समांतर आएगा मुख्य एक्सिस का वो क्या होगा, फोकस पर अपसरित होती प्रतीत होगी परावर्तन के बाद। तो पहला रूल क्लियर। दूसरे रूल पर चलते हैं। तो दूसरा रूल क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस, फिर उत्तल दर्पण का बात, एक और हम डायग्राम उत्तल दर्पण का बना लेते हैं। तो दूसरे रूल में उत्तल दर्पण, ये हमारा उत्तल दर्पण है, ये पोल, ये हमारा फोकस और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसमें क्या कहा गया रूल में कि उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाला किरण, अब वह किरण जो मुख्य फोकस की ओर आ रहा है, सब इधर से मान लेते हैं कोई किरण है जो किस ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है, हमको फोकस की ओर बढ़ता दिख रहा है। अगर इसको इस तरह से बढ़ाया जाए तो किस तरफ दिखता है, बढ़ता हुआ फोकस की तरफ। तो वही कह रहा है कि उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाला किरण जो है परावर्तन के पश्चात क्या होगा, वो मुख्य अक्ष के समांतर। तो परावर्तन जब होगा इस दर्पण पर आके पड़ेगा और टकराने के बाद क्या होगा, ये जो हमारा मेन एक्सिस है मुख्य अक्ष, वो उसके क्या होगा, समांतर गुजरेगा, यानी कि इस डायरेक्शन में जाएगा। फोकस की ओर आ रहा था और दर्पण से टकराने के बाद क्या हो गया, वो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है मुख्य अक्ष उसके समांतर गया। ये दूसरा रूल है हमारा, ये पहला रूल, ये दूसरा रूल। तीसरे रूल को समझते हैं। तीसरा रूल में क्या कहा गया कि उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित किरण। तो फिर उत्तल दर्पण ले लेते हैं, तीसरा फिगर। ये हमारा उत्तल दर्पण है, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसमें क्या कहा गया, जो तीसरा रूल है, ये जो डायग्राम है हमारा वो तीसरे रूल के लिए। तो इसमें कहा जा रहा है कि उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित किरण, अब किधर कह रहा है, वक्रता केंद्र की तरफ निर्देशित किरण, यानी कि कोई किरण जो वक्रता केंद्र की ओर जो आ रहा है, ये किरण हमारा जो अगर आगे की ओर बढ़ाया जाए तो वक्रता केंद्र की ओर बढ़ेगा। तो उसमें क्या होता है कि उत्तल दर्पण वक्रता केंद्र की ओर जो निर्देशित किरण है वो परावर्तन के पश्चात क्या होगा, उसी दिशा में वापस परावर्तित हो जाती है, जो कि हम लोग कनकेव मिरर में भी पढ़े कि परावर्तन के पश्चात क्या होता है, वो लौट जाता है। तो जो किरण आ रहा था सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, वो परावर्तन के बाद भी वापस लौट गया किधर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के तरफ। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा रूल कंप्लीट हो गया। अब चौथे रूल को समझते हैं। तो चौथा रूल क्या कह रहा है कि इसमें भी उत्तल दर्पण में कह रहा है, उत्तल दर्पण के बिंदु P की ओर मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में आपतित किरण तिर्यक दिशा में ही परावर्तित होती है। आपतित तथा परावर्तित किरणें आपतन बिंदु पर मुख्य अक्ष से समान कोण बनाती है। थ्योरी तो लंबा है, ठीक है, लेकिन इसको हम आसानी से बताते हैं डायग्राम बनाकर। ठीक है, तो चौथे के लिए डायग्राम देखते हैं। चौथे में क्या कहा गया कि जो कन्वेक्स मिरर है, उत्तल दर्पण, ये हमारा पोल, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसमें क्या कहा गया कि मुख्य जो आपतित किरण है मुख्य अक्ष के जितने तिर्यक यानी कि जितने कोण पर आकर मिलेगी मुख्य अक्ष के बिंदु पर यानी कि पोल पर, जैसे कि कोई किरण यहां से आपतित हो रहा है ये पोल के पास, तो कह रहा मुख्य अक्ष से जितना कोण बनाकर यहां पर जो कोण बन रहा है, अब आपतित किरण अगर हम इस मुख्य अक्ष को नॉर्मल अभिलंब मान ले तो ये हमारा क्या होगा, आपतन कोण, जो कि पढ़े हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में ही पढ़े। उसके बाद तो कह रहा जब टकराएगा दर्पण से तो वो दर्पण से टकराने के बाद उतना ही कोण बनाकर लौट जाएगा वो, यानी कि यहाँ पर जो बनने वाला कोण है आर, वो और ये आपस में क्या होगा, बराबर। तो यही हमारा चौथा रूल था कि उत्तल दर्पण के बिंदु P की ओर, तो P की ओर आ रहा ये बिंदु P था, अक्ष से तिर्यक दिशा में, तो ये एक तिर्यक दिशा में, इस अक्ष से तिर्यक यानी कि तिरछी दिशा में है किरण, तिर्यक दिशा में ही परावर्तित होती है और परावर्तन के बाद भी वो तिर्यक दिशा में ही परावर्तित हो रही, जो कि हम यहाँ देख रहे हैं, टकराने के बाद वो तिर्यक दिशा में ही जा रही है। तो उसके बाद अब आगे क्या कह रहा है कि आपतित तथा परावर्तित किरणें, तो आपतित किरणें कौन, ये वाला जो किरणें हैं वो हमारा आपतित किरणें हैं, ये वाला जो किरण है वो कौन सा है, आपतित किरण है, और ये जो किरण है वो कौन है, परावर्तित किरण है।
तो अब आगे क्या कहा गया देखते हैं आपतित और परावर्तित किरण में। तो आपतित तथा परावर्तित किरणें आपतन बिंदु पर मुख्य अक्ष से समान कोण बनाती है। तो आपतन बिंदु तो यही है और ये मुख्य अक्ष था, तो इस अक्ष से आपतित किरण और इसी अक्ष से परावर्तित किरण जो एंगल बना रही है यहाँ पर वो आपस में बराबर है। यही हमारा चौथा रूल। तो चारों रूल हमारा क्या हो गया, रे डायग्राम जो कन्वेक्स मिरर का था वो क्लियर हो गया। अब हम इमेज फॉर्मेशन को देखते हैं। तो इमेज फॉर्मेशन इसमें कैसे बनता है, तो दो टाइप के इमेज फॉर्मेशन है जो कि हम देख लेते हैं थोड़ी जल्दी से। तो इसको हम अब इरेज कर दे रहे हैं। तो सेम इसमें भी जैसे कि रूल हम लिखाए थे कॉन्केव मिरर में इमेज फॉर्मेशन के लिए कि बीम की स्थिति, तो सबसे पहला जो कॉलम है हमारा वो बीम की स्थिति के लिए ले लिए, ठीक है। दूसरे कॉलम में क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब कहां बनेगा, उसके बाद प्रतिबिंब का आकार और जो लास्ट कॉलम ले रहे हैं वो है प्रतिबिंब का प्रकृति, यानी कि वो प्रतिबिंब किस नेचर का होगा। तो यहां हम देखते हैं बीम की स्थिति क्या है, बीम कहां पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। तो सबसे पहला कंडीशन कि बीम जब अनंत पर रहेगा, अनंत पर, तब जो इसका इमेज बनेगा वो बनेगा फोकस पर। कहां पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। और कैसा बनेगा, तो अत्यधिक छोटा, अत्यधिक छोटा। और उसकी प्रकृति कैसी होगी, तो आभासी और सीधा, आभासी होगा और सीधा होगा। तो ये पहला कंडीशन हुआ जिसको डायग्राम से समझ लेते हैं, फिर दूसरे कंडीशन को बता रहे हैं। तो पहले कंडीशन में कौन के, ये हमारा कन्वेक्स मिरर है, उत्तल दर्पण। इस उत्तल दर्पण में ये हमारा पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसमें देखते हैं हम लोग कि बात कहा गया है कि अनंत पर जब कोई ऑब्जेक्ट हो, तो मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट अनंत पर है, ए बी कोई ऑब्जेक्ट है अनंत पर। तो इससे जो किरणें आ रही है, और अभी जो हम रूल पढ़े पहला रूल में कि जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो परावर्तन के बाद फोकस के तरफ अपसरित होती प्रतीत होती है। रियली में होता नहीं है लेकिन होता हुआ प्रतीत होता है। रियली में तो वो टकराने के बाद इस ओर चला जाता है, परावर्तन के बाद वो जब टकराता है तो इस ओर की ओर बढ़ जाता है। लेकिन जब इसको इमेजिन करके बनाया जाता है तो ये फोकस पर क्या होता है, कन्वर्ज होता है। उसके बाद दूसरा रे जो इधर से पैरेलल जा रहा है, टकराने के बाद तो वो इधर की ओर जाएगा। लेकिन जब इसको इमेजिन आगे बढ़ाया जाएगा इस इमेज को, तो वो कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, फोकस पर। और रूल पढ़ चुके हैं हम लोग कि रे डायग्राम में जब दो रे ऑब्जेक्ट को छूता हुआ आता है और वो जहां पर इंटरसेक्ट करता है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन होता है, वहां इमेज का निर्माण होता है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि किस प्रकार से दो रे पैरेलल आ रहा था जो मुख्य अक्ष का, वो आपस में आकर इंटरसेक्ट कर रहा फोकस पर, और यहाँ इमेज बन रहा है। और ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, यानी कि इमेज का वो ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रहा है वो एक पॉइंट इमेज है और बहुत ही छोटा। इसलिए लिखा गया कि जब अनंत पर कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, फोकस पे, जो कि हम डायग्राम में देख रहे हैं कि किस प्रकार से फोकस पे उसका फॉर्मेशन हुआ। और साइज क्या है, फिर उसका साइज अत्यधिक छोटा है, हाईली डायमिनिज्ड है,
ठीक है। उसके बाद नेचर किस प्रकार का, उसका प्रकृति कैसा है प्रतिबिंब का, तो वो आभासी। क्यों? क्योंकि बिहाइंड मिरर, दर्पण के पीछे जब बनता है तो कैसा बनता है, आभासी बनता है। हम इससे पहले भी बता चुके हैं। तो ये आभासी बन रहा है और कैसा, सीधा। ये जो एक्सिस के ऊपर की ओर ही बन रहा है, बहुत छोटा है तो दिख नहीं रहा, लेकिन ये एक्सिस के ऊपर ही फॉर्मेशन होगा, इसलिए इमेज कैसा होगा, सीधा। तो ये हमारा पहला कंडीशन क्लियर हो गया कन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन के लिए। अब हम दूसरे रूल को देखते हैं। इस डायग्राम को हटाते हैं। तो दूसरा कंडीशन है कि जब बीम को पोल और अनंत के बीच में रखा जाएगा, P और अनंत के बीच, जब इसको पोल और अनंत के बीच रखा जाएगा तब जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा P और F के बीच, P और F के बीच। P यानी कि पोल, F यानी कि फोकस, से इस दोनों के बीच इमेज बनेगा। और इमेज क्या बनेगा, तो छोटा बनेगा, अत्यधिक छोटा तो नहीं, लेकिन ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा। और ये भी कैसा होगा नेचर में, ये भी आभासी होगा, क्योंकि ये भी बिहाइंड मिरर बनेगा और सीधा होगा, एक्सिस के ऊपर बनेगा। यानी कि इसको इंग्लिश में कह सकते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो देख सकते हैं यहां पर आप डायग्राम कन्वेक्स मिरर का। ये हमारा कन्वेक्स मिरर है। कन्वेक्स मिरर में ये पोल हमारा, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो यहां पर बात क्या हुआ कि जब बिहाइंड मिरर, सॉरी इन फ्रंट ऑफ मिरर कन्वेक्स मिरर है, यानी कि P और अनंत के बीच में जब रखा जाएगा, तो मान लेते हैं कि यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है AB। तो इससे एक रे छूता हुआ एक्सिस के पैरेलल जा रहा है, तो वो टकराने के बाद तो इधर की ओर लौटेगा, लेकिन जब इसको इंक्रीज किया जाएगा आगे की ओर, तो कहां मिलेगा, वो फोकस पर मिलेगा। और जब इसको सेंटर से छूता हुआ जब सेंटर और कर्वेचर की ओर बढ़ेगा, वो तो टकराने के बाद सेंटर और कर्वेचर की ओर ही लौटेगा। तो यहां पर वो आके इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि जो रे आएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरता हुआ जो आएगा वो, और ये फोकस से आता हुआ रे वो यहाँ इंटरसेक्ट करेगा और इमेज का फॉर्मेशन यहीं पर बनेगा। यहीं पर हमारा इमेज यानी कि प्रतिबिंब बनेगा और इस ऑब्जेक्ट से थोड़ा छोटा बनेगा। इसको क्लियर बना देते हैं एक बार फिर से, ठीक है, अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो। और जब डायग्राम बनाओगे सभी तो स्केल का इस्तेमाल करना, जिससे एक्यूरेट और एग्जैक्ट डायग्राम बनता है। पैरेलल जाएगा तो फोकस की ओर बढ़ता हुआ दिखेगा। तो इंटरसेक्ट किया वो यहाँ पर, तो यहाँ देख सकते हैं कि किस प्रकार से इंटरसेक्ट किया रे। ये तो इस ओर जा रहा है, इस ओर ही मुड़ेगा। तो यहाँ पर जो इंटरसेक्ट किया, यहाँ पर हमारा इमेज बना, और ये जो ऑब्जेक्ट था हमारा AB, उसका इमेज बना यहाँ पर। और साइज में क्या छोटा है और आभासी, क्योंकि दर्पण के पीछे बन रहा है और एक्सिस के ऊपर है तो सीधा बनेगा। तो क्लियर हो गया हमारा दूसरा भी इमेज फॉर्मेशन। जब P और अनंत के बीच रखा जाएगा तो पोल और फोकस के बीच बनेगा, जो कि यहाँ डायग्राम में बन रहा है। और साइज क्या होगा, ऑब्जेक्ट से छोटा होगा और आभासी, क्योंकि बिहाइंड मिरर है और सीधा एक्सिस के ऊपर है। तो ये हमारा हो गया कन्वेक्स मिरर द्वारा इमेज फॉर्मेशन। अब आगे हम लोगों को पढ़ना है मिरर फॉर्मूला।
यानी कि दर्पण का सूत्र, जिससे हम बहुत से न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे एग्जाम में, एक दो न्यूमेरिकल उससे रिलेटेड आता है। तो उसको जानने से पहले एक और टर्म जानना है स्फेरिकल मिरर के सापेक्ष में, वो है हमारा साइन कन्वेंशन, यानी कि चिन्ह परिपाटी, जो कि अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो गोली दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी को देखते हैं अब हम लोग। साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर, इसको इंग्लिश में साइन कन्वेंशन कहा जाता है, हिंदी में चिन्ह परिपाटी। तो क्या होता है चिन्ह परिपाटी, यानी कि स्फेरिकल मिरर में जो इमेज, ऑब्जेक्ट और जो उसका मैग्निफिकेशन आता है, और यहाँ तक कि इमेज डिस्टेंस, इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज हाइट, ऑब्जेक्ट हाइट, ये सारे टर्म को जो हम साइन से नोट करते हैं, प्लस साइन या माइनस साइन से, ये प्लस साइन और ये माइनस साइन से जो डिनोट करते हैं, वो आता कहाँ से टर्म है, और इस टर्म को क्लियर कैसे किया जाए, इमेज को कब प्लस लिया जाए या कब माइनस लिया जाए, इमेज को, ऑब्जेक्ट को कब प्लस में और कब माइनस में लिया जाए। तो इन सारे टर्म को हम यहाँ समझते हैं गोली दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी में, साइन कन्वेंशन में। तो पहले ये रूल को पढ़ते हैं, फिर डायग्राम के साथ इसको समझाएंगे। तो सबसे पहला रूल कह रहा है कि बीम हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। इसका अर्थ है कि दर्पण पर बीम से प्रकाश बाईं ओर से आपतित होता है। यानी कि पहला रूल कह रहा है कि ऑब्जेक्ट जो भी रखा जाएगा किसी भी दर्पण में, अगर हम कनकेव का ही बात करते हैं, तो इसमें भी जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा दर्पण के बाईं ओर, ये बाईं लेफ्ट की ओर है हमारा, ये हमारा दाईं ओर है और ये बाईं ओर है। तो हमेशा ऑब्जेक्ट को बाईं ओर रखा जाता है, और जो भी प्रकाश ऑब्जेक्ट को छूता हुआ आता है वो कहां से आता है, वो इसी बाईं ओर से आता है। ठीक है, दूसरा रूल फिर इसको अभी लॉन्ग में बताएंगे विद कंप्लीट स्फेरिकल कनकेव और कन्वेक्स मिरर के साथ साइन कन्वेंशन को पहले थ्योरी पढ़ रहे हैं और शॉर्ट में समझा दे रहे हैं। दूसरा, मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। कह रहा है मुख्य अक्ष के समांतर सभी जो दूरियां हैं उसको कैसे मापते हैं हम लोग, ध्रुव से, पोल से मापते हैं, यानी कि यहाँ तक का जो डिस्टेंस मापते हैं। अगर हम इस मुख्य अक्ष पर जो ऑब्जेक्ट इमेज जो रहता है, इधर इमेज बन रहा है, सपोज मान लेते हैं इधर ऑब्जेक्ट या इधर भी इमेज बनता है, तो जो इसकी दूरी मापी जाती है वो सारा यहाँ इस पोल से मापा जाता है कि वो पोल से कितनी दूरी पर इधर है, वो पोल से कितनी दूरी पर उधर है। अब इधर है तो प्लस में है, इधर है तो माइनस में है। क्यों माइनस में, क्यों प्लस में है, इस चीज को भी अभी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति वाले टर्म को समझाकर उसके साथ ही उसको दर्शाएंगे। तो तीसरे को देखते हैं। तीसरा क्या कह रहा है कि मूल बिंदु के दाईं ओर, यानी कि एक्स अक्ष के अनुदिश, इधर जो ये जो टर्म हमारा बनता है ये एक्स अक्ष वाला, ये एक्स, ये एक्स डैश वाला है। तो दाईं ओर जो होता है हमारा इधर की ओर, दाईं ओर हमारा इस साइड हो गया और बाईं ओर हमारा इस साइड हो गया। ठीक है, ये हमारा दाईं ओर, अभी इधर है तो इधर दाईं ओर, ये बाईं ओर, इधर मुड़ते हैं तो ये दाईं ओर, क्योंकि हम जनरली इधर लिखते हैं तो दाईं ओर हमारा ये हो गया और ये बाईं ओर हो गया हमारा। तो दाईं ओर जो भी टर्म आता है वो किस में आएगा, प्लस में आएगा, और बाईं ओर जो भी आएगा वो माइनस में आएगा। तो वही कह रहा है कि मूल बिंदु के दाईं ओर मापी गई जो सभी दूरियां वो धनात्मक, दाईं ओर वाला सब प्लस होगा और बाईं ओर वाला सब माइनस होगा। उसके बाद चौथा रूल क्या कह रहा है कि मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर, लंबवत में किधर, ऊपर की ओर, लंबवत क्या, ये मुख्य अक्ष हमारा, तो मुख्य अक्ष के लंबवत यानी कि 90 डिग्री परपेंडिकुलर, यहाँ जो 90 डिग्री फॉर्मेशन करता है वो लंबवत, तो ऊपर की ओर जब रहेगा तब वो प्लस यानी कि धनात्मक होगा, और जब नीचे की ओर रहेगा तो वो ऋणात्मक होगा। यही चौथा रूल कह रहा है कि मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर प्लस मापी जाने वाली जो दूरियां हैं वो धनात्मक होगी, और मुख्य अक्ष के लंबवत तथा नीचे की ओर जो अनुदिश मापी जाती है जो दूरियां वो ऋणात्मक होगी। ये चौथा और पांचवा दोनों टर्म एक साथ बता दें। तो ये थ्योरी लिखा है ताकि कॉपी में आसानी से नोट हो सके, सभी को ये थ्योरी को नोट कर लेना, और अभी हम इसको डायग्राम के साथ बताते हैं। अगर नहीं किसी को समझ में आएगा अभी हम जो भी बताएं तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अभी हम इसको वापस से डायग्राम में सारे टर्म को फिर से वापस से बताने वाले हैं। ठीक है, तो इसको सबको नोट कर लेना है अपने कॉपी में। ठीक है, क्लियरली लिखा हुआ सबको नोट कर लो, उसके बाद हम इसको अब डायग्राम के थ्रू बताने वाले हैं। ठीक है, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है क्योंकि टोटल टर्म को लिखाना पड़ता है यहाँ पर। अगर हम इसको न लिखाएं सिर्फ समझाते चले तो शॉर्ट में हो जाएगा।
तो थोड़ा समय रिक्वायर्ड हो रहा है, बट आसानी से नोट्स तो बन जा रहा है, तो इसलिए किसी को घबराना नहीं है कि वीडियो लंबा हो रहा है, हमारा टेक्स्ट का जो चैप्टर है वो लंबा हो रहा है। लंबा कुछ भी नहीं हो रहा है, अगर हम एक बार लंबा ही पढ़े और समझ कर पढ़े तो वो बेहतर है 10 बार शॉर्ट में पढ़ने से, ठीक है। इसलिए अब ध्यान देते हैं हम आगे साइन कन्वेंशन को विथ डायग्राम। तो डायग्राम देखते हैं हम लोग, कॉन्केव मिरर का ही डायग्राम बनाते हैं। ये हमारा दर्पण है, और इस पे साइन कन्वेंशन को समझते हैं, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन को समझने से बेटर है कि हम पहले क्या करते हैं यहाँ पर कि जो टर्म है हमारा उसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहले समझ लेते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति को हम हिंदी में कहते हैं, मैथ में पढ़े होंगे हम इस टर्म को। तो हम देखते हैं यहाँ पर, फिर से बताने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये दो अक्ष को पढ़े होंगे। ये वाले टर्म को हम लोग वाई अक्ष कहते हैं, ये वाले को वाई अक्ष बोलते हैं, ऊपर की ओर वाई, नीचे की ओर वाई डैश, और इस वाले को हम लोग कहते हैं एक्स अक्ष कहते हैं। जो क्षैतिज रेखा हॉरिजॉन्टल इसको इंग्लिश में कहते हैं वो एक्स अक्ष वाला होता है हमारा, और जो वर्टिकल लाइन होता है, जो वर्टिकल लाइन होता है हमारा, जो ऊर्ध्वाधर लाइन होता है उसको हिंदी में ऊर्ध्वाधर कहते हैं और इंग्लिश में वर्टिकल कहते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में क्षैतिज कहते हैं। तो ये एक्स अक्ष हुआ, ये वाला टर्म वाई अक्ष हो गया, तो ये एक्स, तो ये एक्स डैश। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग पढ़े हैं कि जहां पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करता है एक दूसरे को, वो क्या होता है हमारा मूल बिंदु, जहां पर वैल्यू क्या होता है, दोनों का 0 होता है। एक्स अक्ष वाले का भी और वाई अक्ष वाले का भी क्या होता है, 0 होता है। तो अब हम आगे देखते हैं, इस मूल बिंदु से जब हम दाईं ओर बढ़ते हैं, इधर बढ़ते हैं, दाईं ओर जब बढ़ते हैं तो वैल्यू हमारा प्लस में होता है, यानी कि इधर की ओर जब हम बढ़ते हैं तो प्लस वैल्यू के साथ इधर जो भी टर्म आता है, जैसे कि हाँ 1 2 3 सो ऑन, ये सब प्लस में टर्म लिया जाता है इस तरफ दाईं ओर। ये हमारा दाईं ओर हो गया। और मूल बिंदु से एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष के अनुदिश जब हम बाईं ओर बढ़ते हैं, इधर की ओर बढ़ते हैं, तो वैल्यू को माइनस में लिया जाता है। किस में लिया जाता है, माइनस में लिया जाता है। इस पे जो टर्म लिखते हैं जैसे कि 1 माइनस में लेते हैं, 2 माइनस में लिए, 3 माइनस में। तो एक्स अक्ष पर जब दाईं ओर बढ़ेंगे तो वैल्यू प्लस में आएगा, और जब हम बाईं ओर बढ़ेंगे तो माइनस में आएगा। और इसी चीज को समझने के बाद हम आराम से साइन कन्वेंशन को समझ लेंगे, ठीक है। अब वाई अक्ष का बात करते हैं। जब वाई अक्ष और वर्टिकल, ये एक्स अक्ष पे क्या है, लंबवत है, वर्टिकल है। तो लंबवत क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का फॉर्मेशन कर रहा है वो, ये भी 90 डिग्री का फॉर्मेशन कर रहा है सब तरफ। तो ऊपर की ओर जब वैल्यू, यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर की ओर जब हम लंबवत बढ़ते हैं तो वो वैल्यू प्लस में आता है। ये जो वैल्यू आएगा प्लस में ऊपर लेते हैं ना, +1 प्लस का 2 प्लस 3, प्लस को लिखते नहीं है फिर भी हम यहाँ शो कर दिए हैं, यहाँ भी शो कर देते हैं। और नीचे की ओर जो टर्म लेंगे वो किस में लेते हैं हम लोग, माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3। यानी कि ये हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम इसको पढ़ चुके हैं इस टर्म को, और इसी टर्म के साथ हम इस साइन कन्वेंशन को समझने वाले हैं, ठीक है। तो किसी को भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम बेसिक टर्म ले आए, मैथ का टर्म भी यहाँ ले आए, निर्देशांक ज्यामिति वाला, जिसको नहीं भी आ रहा होगा वो भी समझ गया होगा। दो अक्ष होते हैं, ये एक्स अक्ष कहलाता है, ये वाई अक्ष। एक्स अक्ष के दाईं ओर सारा वैल्यू प्लस में, बाईं ओर माइनस में। वाई अक्ष के ऊपर की ओर सारा वैल्यू प्लस में, नीचे की ओर सारा वैल्यू माइनस में। अब उसी के अकॉर्डिंग हम इस दर्पण पे साइन कन्वेंशन को देखते हैं कि जैसे कि हम ये मुख्य अक्ष ले लिए, ये हमारा पोल हो गया, ये हमारा फोकस हो गया, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो यहां पर जो टर्म अभी हम जो रूल लिखे थे एक एक करके, तो पहला रूल, दूसरा रूल, तीसरा और चौथा, पांचवा जो भी रूल लिखा हुआ था, सब में जो टर्म आए उस टर्म को हम यहाँ डायग्राम के साथ बताते हैं। इसमें कहा गया कि जो भी ऑब्जेक्ट लिया जाता है, जो भी ऑब्जेक्ट लिया जाता है वो दर्पण के आगे लिया जाता है, यानी कि बाईं ओर। तो हमारा बाईं ये हो, है ना, ये लेफ्ट साइड हुआ हमारा, ठीक है। तो हमेशा लेफ्ट साइड ऑब्जेक्ट लिया जाता है। तो जब ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड लिया जाता है तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि जो भी प्रकाश आता है वो किधर से आता होगा, वस्तु को छूकर आता है, तो लेफ्ट साइड से आता होगा। तो ये पहला बात कह रहा था साइन कन्वेंशन में कि जो ऑब्जेक्ट है वो बाईं ओर, और जो प्रकाश आता है ऑब्जेक्ट को छूकर वो भी कहां से आएगा, जब ऑब्जेक्ट बाईं ओर तो प्रकाश ऑब्जेक्ट को छू के आ रहा है तो वो भी बाईं ओर से आएगा। क्लियर। दूसरा रूल कह रहा है कि एक्स अक्ष के अनुसार, अब ये जो एक्सिस मेन अक्ष हम जो देख रहे हैं ना, ये हमारा एक्स अक्ष ही हुआ, ये
ये जो हमारा मुख्य अक्ष है दर्पण का, वो एक एक्स अक्ष की तरह ही काम कर रहा है। तो और ये जो पोल है ना, पोल वो मूल बिंदु की तरह काम कर रहा है। हम क्या मान लेते हैं, ये पोल हमारा मूल बिंदु की तरह काम कर रहा है कि इसके इधर जाने वाला जो वैल्यू है दाएं और जो जाएगा वो सारा टर्म किस में जाएगा, प्लस में जाएगा, और इसके इधर और जो आएगा वो किस में आएगा, माइनस में। तो यहाँ लिख सकते हैं दाईं और की दूरी, अगर हम इसको लिखना चाहें लैंग्वेज में, क्योंकि थ्योरी में हम इस तरह का टर्म लिखे दाईं और बाईं और वाला, तो दाईं और की दूरी। तो दाईं ओर की जो दूरी की दिशा, डायरेक्शन क्या होगा वो शो करता है। दाईं ओर की दूरी का दिशा ये होगा और वैल्यू कौन सा होगा, वो वैल्यू प्लस में होगा। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं बाईं ओर की दूरी। तो बाईं ओर की दूरी का डायरेक्शन ये हुआ, ये हमारा बाईं ओर, ये पोल से जो इस और आ रहा है वो हमारा बाईं ओर हो गया। इधर जो वैल्यू आएगा, जो भी चीज होगा, इधर ऑब्जेक्ट रहेगा, इमेज रहेगा, उसका जो टर्म लिया जाएगा वो माइनस चिन्ह के साथ लिया जाएगा। और जो इधर की ओर लिया जाएगा ऑब्जेक्ट, इमेज, जो भी ऑब्जेक्ट तो नहीं, इमेज, ऑब्जेक्ट तो सारा बाईं ओर लिया जाता है। इमेज जो बनेगा इधर वो सारा प्लस में, या इधर जो फोकस लिया जाएगा सेंटर ऑफ, जैसे कि हम उत्तल दर्पण में भी पढ़े। अवतल में तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा इस बाईं ओर है, तो ये माइनस में आएगा। लेकिन उत्तल दर्पण में अभी पढ़े हम लोग, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा किधर है, दाईं ओर है। तो दाईं ओर है तो किस में आएगा, वो प्लस में आएगा। तो सारा टर्म हमारा साइन कन्वेंशन से क्लियर हो जाएगा। पोल क्या लिया जाए, फोकस को क्या लिया जाए, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्या लिया जाए। अब हम ये दो टर्म को समझ लिए कि दाईं ओर का दूरी प्लस में, बाईं ओर का दूरी। तो दाईं ओर का दूरी क्या हो गया, पोल से एक्स अक्ष, जो एक्स अक्ष उसके अनुदिश लिखा हुआ है लैंग्वेज में, और पोल से इधर एक्स अक्ष के अनुदिश जो बाईं ओर हमारा आएगा वो माइनस में आएगा। उसके बाद चौथे रूल में हम लोग पढ़े कि इस एक्स अक्ष यानी कि मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर की दूरी, ऊपर की ओर की दूरी, तो ऊपर की ओर की जो दूरी, जिसको हम ऊंचाई भी कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट या इमेज का ऊंचाई भी कह सकते हैं, वो जो दूरी होता है ऊपर की ओर का, वो हमारा इस तरह का होता है। और वो जो वैल्यू अभी हम लोग साइन कन्वेंशन में देखें कि ऊपर की ओर जो टर्म जाता है वो प्लस में, तो इसका मतलब क्या हो गया, पोल से ऊपर की ओर बढ़ने पर जो टर्म आएगा इधर वो प्लस में आएगा। और जो नीचे की ओर का जो दूरी होगा, इस मुख्य अक्ष के नीचे की ओर जो दूरी होगा, यानी कि नीचे की ओर की दूरी, तो क्या होगा नीचे की ओर की दूरी। अब सबको तो समझ में आ गया होगा, हमको लगता नहीं कि बताना भी पड़ेगा। मुख्य अक्ष के नीचे की ओर लंबवत, जो कि यहां हम देख रहे हैं वो किस में लिया गया है, इसमें ऋणात्मक में, माइनस टर्म में लिया गया, इसलिए जो भी टर्म इधर आएगा हमारा वो माइनस में आएगा। तो हम साइन कन्वेंशन को समझ गए आसानी से इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की मदद से, निर्देशांक ज्यामिति की मदद से, कि पोल के दाएं और जो भी रहेगा वो सारा टर्म प्लस में लिया जाएगा, और पोल के बाएं और एक्स एक्सिस के अनुदिश, मतलब एक्स एक्सिस के साथ जो इस तरफ आएगा वो माइनस में आएगा, और एक्स एक्सिस के ऊपर की तरफ जब लंबवत कोई चीज जाएगा तो प्लस में, और एक्स एक्सिस के नीचे की ओर जब कोई टर्म को लिया जाएगा, जो टर्म आएगा उसका वैल्यू किस में आएगा, वो माइनस में आएगा। तो समझ में आया साइन कन्वेंशन। अब हम समझ लेते हैं भी यू एफ जो टर्म आता है, जो कि दर्पण फॉर्मूला में इस्तेमाल होता है, उसमें जो प्लस माइनस ये चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल होता है, और इसी वजह से ये साइन कन्वेंशन पढ़ाना पड़ा, चिन्ह परिपाटी, क्योंकि हम दर्पण के सूत्र को पढ़ने वाले और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करेंगे। आज दो क्वेश्चन भी देने वाले लास्ट में, एक फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर से रिलेटेड, और एक ये मिरर फॉर्मूला से रिलेटेड। तो मिरर फॉर्मूला के बारे में हमको लंबा तो पढ़ना नहीं है, वो इंटरमीडिएट में है, 12th क्लास में हम लोगों को कि दर्पण वगैरह का फॉर्मूला प्रूफ करना पड़ता है। यहाँ शॉर्ट में दर्पण फॉर्मूला को बस जानना और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल को सॉल्व करना, जो आज हम बता रहे हैं मिरर फॉर्मूला को। ठीक है, अगर किसी को नहीं समझ में आया होगा साइन कन्वेंशन तो वीडियो के नीचे कमेंट कर लेना है, वापस से हम समझा देंगे। अगर समझ में आ गया तो बेहतर है, बहुत अच्छी बात है। तो अब हम देख लेते हैं मिरर फॉर्मूला, दर्पण सूत्र। को इंग्लिश में कहते हैं मिरर फॉर्मूला।
अब इससे पहले एक चीज और तो जान लेते हैं हम लोग, जब मिरर फॉर्मूला को पढ़ रहे हैं, मिरर फॉर्मूला वैसे हम लिख दे रहे हैं, उसके बाद बात करते हैं उस टर्म को। तो मिरर फॉर्मूला हमारा क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। यही है हमारा सुंदर सा दर्पण का सूत्र, जिसके वजह से, जिसके मदद से हम फोकल लेंथ या ऑब्जेक्ट या इमेज का दूरी पता कर सकते हैं, या मैग्निफिकेशन को भी पता कर सकते हैं, कौन ऑब्जेक्ट कितना मैग्निफाइड है, उसके नेचर को भी पता कर सकते हैं, किस प्रकार का नेचर है उसका, आभासी है, वर्चुअल है, यानी कि इरेक्ट है या इन्वर्टेड है, वो सारे टर्म को। तो अब यहाँ पे जो टर्म आया भी यू एफ, शायद पहले हम बात कर चुके हैं, फिर भी जब दर्पण में आ गया है, दर्पण के सूत्र में, तो थोड़ा इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा इन टर्म को। तो हम वापस से यहाँ पर इसको लिखवा देते हैं कि जो यहाँ पर भी आया हमारा, वो है प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है, यानी कि इसको कह सकते हैं इमेज डिस्टेंस, इंग्लिश में कह सकते हैं हम क्या, इमेज का डिस्टेंस। दूसरा जो u आया है, जिसको हम बीम की दूरी या वस्तु, बीम की जगह हम वस्तु भी लिख सकते हैं, बीम या वस्तु की दूरी इंग्लिश में कह सकते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और जो आखिरी टर्म इसमें एफ आया है, वो है हमारा फोकस का दूरी, फोकस दूरी, फोकल लेंथ, ठीक है। तो सारे टर्म जो दर्पण के सूत्र में आया है वो क्लियर हो गया। अब ये भी यू एफ अलग अलग दर्पण में अलग अलग चिन्ह के साथ आता है। तो जैसे कि अगर हम बात कर लें कनकेव मिरर का, छोटा सा डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है, थोड़ा इनलार्ज कर देते हैं। अगर हम कनकेव मिरर का बात कर लें, ये हमारा कनकेव है, अवतल दर्पण, तो इसमें जो ऑब्जेक्ट हम रखेंगे, ऑब्जेक्ट तो हमेशा हमारा क्या होगा, दर्पण के आगे, इसीलिए बीम का जो चिन्ह होगा, बीम हमेशा किस चिन्ह के साथ होगा, अभी हम पढ़ा है, पोल से लेफ्ट की तरफ जो भी चीज रहेगा वो किस चिन्ह के साथ होगा, माइनस चिन्ह के साथ। तो ऑब्जेक्ट हमारा ए और बी है, तो ऑब्जेक्ट का दूरी हम पोल से मापेंगे, और पोल से मापा गया जो दूरी है जो कि लेफ्ट की तरफ है, वो किस में आता है, माइनस में। तो यहां से यहां तक का जो दूरी है ऑब्जेक्ट का दूरी, उसको हम यू से डिनोट करते हैं। और कनकेव दर्पण में यू क्या लिया जाएगा, यू का वैल्यू क्या आएगा, माइनस में। जो यू होगा हमारा वो माइनस में लिया जाएगा, ऋणात्मक। आ रहा समझ में? क्यों? क्योंकि पोल से ऑब्जेक्ट का दूरी लेफ्ट की तरफ लिया गया, और लेफ्ट की तरफ जो भी वैल्यू आएगा वो माइनस में आएगा। अब हम आगे देखते हैं इमेज डिस्टेंस। तो कनकेव मिरर में हम लोग इमेज फॉर्मेशन, 6 टाइप का इमेज फॉर्मेशन पढ़े, 6 पोजीशन पे इमेज फॉर्मेशन पढ़े, है ना। इन्फिनिटी से हम ऑब्जेक्ट को बढ़ाते गए, पोल और एफ के बीच तक लाए, तो 6 जगह पर 6 स्थिति में इमेज फॉर्मेशन हुआ, जिसमें से 5 स्थिति में हम देखें कि इमेज जो है वो कहां बना, दर्पण के आगे ही बना था, 5 स्थिति में। तो उस 5 स्थिति में जो भी हमारा आएगा वो प्लस में आएगा, भी प्लस में आएगा वैल्यू। लेकिन एक आखिरी स्थिति जब आया था जिसमें इमेज ऑब्जेक्ट को जब हम पोल, यानी कि अगर हम यहाँ फोकस बात कर लें, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो फोकस और पोल के बीच जब हम ऑब्जेक्ट को रखे थे तो पता था कि इमेज यहां बना था 6ठे स्थिति में दर्पण के पीछे। तो इस स्थिति में जब भी हमारा पोल के दाईं ओर बनेगा तो भी तब क्या होगा, तब प्लस में होगा। सॉरी, इस तरफ जो भी आया था प्लस नहीं था, वो माइनस, क्योंकि बाईं ओर बन रहा है तो बाईं ओर से जो भी वैल्यू है वो माइनस में, और दाईं ओर जो वैल्यू है प्लस में। तो एक स्थिति में भी कनकेव मिरर का अवतल दर्पण का हमारा क्या होगा, प्लस में, बाकी सारे स्थिति में इमेज क्या होगा, माइनस में। और फोकस दूरी जो है, फोकल लेंथ, वो कनकेव मिरर का इधर की ओर हमेशा लिया जाएगा। तो फोकस दूरी इसका क्या होगा, हमारा इधर किस वैल्यू में आएगा, माइनस में, लेफ्ट की तरफ है। तो क्लियर हो गया। अब हम कन्वेक्स पे बात कर लेते हैं। वैसे तो अब इतना समझ में आ गया होगा कि अपने से क्लियर कर सकते हो कि कहां पर ऑब्जेक्ट को प्लस लिया जाए, इमेज को माइनस लिया जाए, या फोकस दूरी को प्लस या माइनस लिया जाए।
अब कन्वेक्स का बात कर लेते हैं। तो कन्वेक्स में हमारा क्या हो जाएगा, ये पोल है हमारा, तो इसमें फोकस तो पीछे की ओर और सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर, तो इसलिए कहा जाता है कि जो कन्वेक्स उत्तल दर्पण होता है उसमें फोकस दूरी जो होता है वो हमेशा प्लस में होता है। एफ की जो वैल्यू होती है स्मॉल एफ, फोकस दूरी, वो प्लस में होती है। और ऑब्जेक्ट तो हमेशा दर्पण के आगे रहता है, पोल के बाईं ओर रहेगा, तो जो हमारा यू है वो आएगा माइनस में। और जो इमेज फॉर्मेशन होता है, इसमें हम लोग दो इमेज फॉर्मेशन पढ़े, दोनों कहाँ बन रहा था, इसके पीछे एक फोकस पे बन रहा था, एक फोकस और पोल के बीच में यहाँ पर बन रहा था, तो ये दोनों कंडीशन, इमेज इधर बन रहा, जब इमेज इधर बन रहा तो इमेज क्या आएगा, प्लस में आएगा। तो समझ में आ रहा है, इस प्रकार से हम देख सकते हैं, स्थिति देखेंगे पोल के दाईं ओर है या बाईं ओर है, या जब हम मैग्निफिकेशन का बात करेंगे तो ऑब्जेक्ट का हाइट को देखेंगे ना, और इमेज का हाइट को देखेंगे। तो ऑब्जेक्ट या इमेज का हाइट को देखेंगे तो जब सिंपल सा है, जब ऑब्जेक्ट का बात करेंगे तो ऑब्जेक्ट तो हम हमेशा ऊपर की ओर रखेंगे, तो ऑब्जेक्ट जो हाइट होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर हम एच ओ, ये मैग्निफिकेशन वाले में पढ़ेंगे, आवर्धन वाले में, एच ओ जो होगा हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगा वो प्लस में, क्योंकि ऊपर की ओर। और इमेज का जो हाइट होगा, तो इमेज का हाइट जो होता है प्लस भी हो सकता है और माइनस भी। ऑब्जेक्ट का हाइट तो हमारा प्लस होगा हमेशा, लेकिन इमेज का प्लस माइनस दोनों हो सकता है। तो प्लस माइनस दोनों किस कंडीशन में, वो भी आ रहा है, सबको हम पढ़ा चुके हैं। जब सीधा बनेगा किसी का इमेज, एक्सिस के ऊपर बनेगा तो हाइट तो ऊपर लेगा, तो जब एक्सिस के ऊपर हाइट ऊपर लेगा, ऊपर की ओर बनेगा, सीधा बनेगा, तब प्लस में रहेगा हाइट। और जब इमेज नीचे की ओर बनेगा, उल्टा इन्वर्टेड, तब हाइट जो होगा इमेज का वो माइनस में होगा। ये बात को भी क्लियर कर दिए। फिर जब आवर्धन पढ़ेंगे मैग्निफिकेशन, तो हमारा एच ओ और एच आई यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज को भी वापस से समझ लेंगे। फिलहाल हम साइन कन्वेंशन समझ गए, दर्पण सूत्र को समझ गए। दर्पण में हम 1/v 1/u 1/f जो इसका रिलेशन कैसा होता है हम देख लिए। तो दर्पण सूत्र का अगर परिभाषा कोई पूछ दे या लिखना पड़े तो हम कैसे सिंपल से कहेंगे कि एक ऐसा सूत्र है जिसमें वस्तु की दूरी, वस्तु का दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी के बीच जो संबंध बताता है, वैसे सूत्र को हम दर्पण का सूत्र कहते हैं। दर्पण का सूत्र एक ऐसा सूत्र है जिसमें वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी के बीच एक संबंध दर्शाया जाता है। यही हमारा दर्पण का सूत्र हो गया। क्लियर परिभाषा हो गया, इसका लिख सकते हो अपने से। तो अब दर्पण के सूत्र पे और ये जो रिलेशन है R इक्वल टू, जो हमारा F इक्वल टू 2R वाला, यानी कि R बराबर 2F जो था, हम इस रिलेशन पे क्या करते हैं ये भी हम प्रूफ कर चुके हैं। दो सवाल को देते हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में चेक कर देंगे, ठीक है, बोर्ड पर। सबको बनाकर आना मछली, कम से कम देखना, जान, अपने आप को जानना है कि अपने अंदर कितना नॉलेज अर्जित हुआ, हम कितना गेन कर पाए, ठीक है। और कमेंट करना है, बना के सॉल्व करके अपना आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना है सबको आंसर, ताकि जब आंसर सही आए तो अंदर से खुशी मिल सके, हमें भी और जो बना रहे हो उन लोगों को भी, ठीक है। तो अब इस पे हम दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन लिख देते हैं, ठीक है, जिसको बना के लाना है सबको। तो इसको इरेज करते हैं। नोट हो गया होगा सबका। तो एक क्वेश्चन जो है वो हम R इक्वल टू 2F के रिलेशन से रिलेटेड देते हैं, ठीक है। R बराबर 2F वाला इस इक्वेशन, इस संबंध का इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसमें क्वेश्चन है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है। कितना है? 24 सेंटीमीटर है। इस गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, इस गोलीय दर्पण की फोकस दूरी
क्या होगी? उस गोलीय दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? यह दर्पण उत्तल है या अवतल, ये भी बताना है। यह दर्पण अवतल है या उत्तल, ये बताना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो मिरर फॉर्मूला से रिलेटेड है, जो अभी हम लिखाए थे, 1/v + 1/u = 1/f, और उस फॉर्मूला का उपयोग करके इसको सॉल्व करना है। तो कह रहा है एक अवतल दर्पण के ध्रुव से, एक अवतल दर्पण के ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे। बीस सेंटीमीटर की दूरी पर रखे बिंदु बीम, यानी कि पॉइंट ऑब्जेक्ट, बिंदु बीम का प्रतिबिंब ध्रुव से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के सामने बनता है। दर्पण के सामने बनता है। क्या बनता है? दर्पण के सामने बनता है। तो दर्पण की फोकस दूरी निकालें। दर्पण की फोकस दूरी निकालें, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन है जिस सभी को सॉल्व करना है, और मेरे कमेंट बॉक्स में, वीडियो के कमेंट बॉक्स में क्या करना है, लिखने हैं अपने अपने आंसर को, ठीक है, ताकि हमें पता चल सके कि कितने सारे स्टूडेंट ध्यान पूर्वक पढ़ रहे हैं इस टर्म को। तो इसमें जो पूछा गया है, यह दर्पण उत्तल है या अवतल, ये साइन के अकॉर्डिंग पता चल जाएगा। फोकस दूरी या रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो साइन आएगा, प्लस माइनस अभी बता चुके, दाएं और बाएं और, तो साइन से पता चल जाएगा कौन सा दर्पण है। और इस क्वेश्चन में क्या है, अवतल दर्पण के ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे बिंदु बीम का प्रतिबिंब ध्रुव से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो दर्पण के सामने बनता है। जो प्रतिबिंब है दर्पण के सामने बनता है, तो दर्पण की फोकस दूरी यानी कि एफ फाइंड करना है, ठीक है। तो इसी के साथ लेक्चर समाप्त हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।